हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, हमारा टॉपिक था राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो उसमें हमने किस तरह से ना राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, किस तरह से उनकी शक्तियाँ कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, एंड किस तरह से उन्हें हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, शपथ, और उनके जो भी निर्वाचक मंडल है उनका निर्वाचन किस तरह से होगा, ये सब कौन से अनुच्छेद में इंक्लूडेड है, वो सब हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा। तो अभी जैसे कि हमें पता है राष्ट्रपति के जो भी देश है, राज्य है, उसका प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है। तो उनके पास बहुत सी पावर्स होंगी। उनके उनकी अनुमति से ही जो भी काम होंगे वो सारे उनके अनुमति के थ्रू ही होंगे। तो हमने देखना है इसमें उनके पास क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्य हैं। जैसे उनके पास विभिन्न तरह की शक्तियाँ हैं: कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ, लोगों की नियुक्ति करना, किन किन आयोग, जो अलग अलग आयोग होते हैं उनको बनाने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। इस तरह से आपातकाल अगर आता है तो किस तरह से अपनी शक्तियों का यूज करते हैं, वो सब इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की कार्य व शक्तियाँ। जैसा कि हमें पता है राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, क्षमादान की शक्ति, ये विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है और होंगी ही, क्योंकि वो राष्ट्र या फिर देश के हेड है। उनके अनुमति के साथ ही सारे काम होते हैं, चाहे वो खुद से करें या उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके थ्रू ये काम करवाएं। जो भी काम एक तरह से जो भी देश चलाने के लिए काम हो रहे हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जा रहे हैं। तो उनको बहुत सारी शक्तियाँ, विभिन्न शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो हम देखते हैं कार्यकारी शक्तियाँ, जिसमें से कि जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है। इनका यूज राष्ट्रपति चाहे अपने आप या फिर अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा था जो वास्तविक शक्ति है, रियल पावर है, वो प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है। क्योंकि काम जो हो रहे हैं राष्ट्रपति के नाम पे हो रहे हैं और अधीनस्थ अधिकारी जैसे प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद है उनके थ्रू काम किए जा रहे हैं। ठीक है। तो इनके पास नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं, जो भी जैसे कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, कैग, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो उनसे संबंधित नियुक्तियों की शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के थ्रू की जाती है, मंत्रिपरिषद। ठीक है। राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपॉइंट करना हो, महान्यायवादी को अपॉइंट करना हो, नियंत्रक व महालेखा परिषद के कैग को अपॉइंट करना हो, संघ लोक सेवा अध्यक्ष यूपीएससी 300 आर्टिकल 315 के थ्रू उनके अध्यक्ष को अपॉइंट करना हो, दिल्ली या पांडिचेरी के मुख्यमंत्री को अपॉइंट करना हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को अपॉइंट करना हो। तो ये सारी नियुक्ति संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। तो विभिन्न आयोग भी राष्ट्रपति के थ्रू बनाए जाते हैं, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग आदि भी राष्ट्रपति के नाम पे या राष्ट्रपति के द्वारा इनका गठन किया जाता है। ठीक है। तो हमने कार्यकारी शक्ति में देखा कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। उनको विभिन्न प्रकार की नियुक्ति संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऐसे ही अलग अलग आयोग बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जैसे महिला आयोग या फिर मानवाधिकार आयोग। ये भी राष्ट्रपति के थ्रू ही इनका निर्माण किया जाता है। ऐसी अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करना, और कोई भी क्षेत्र है वो उसे जो क्षेत्र है उसे घोषित करना, और जो भी इनका प्रशासन है उसके संबंध में भी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है। और हमें पता है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी है। तो जो भी तीनों सेनाओं के जो कमांडर हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे।
ठीक है। तो हमने कार्यकारी शक्तियों में विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां, आयोग, जो भी परिषद है और अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करना, इस तरह की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में देखा। अब हम देखते हैं विधायी शक्ति के बारे में। जो भी विधेयक आ रहा है, जो बिल पास होकर बिल बन रहा है, तो राष्ट्रपति की अनुमति पर ही बनेगा। तो जो भी विधायी शक्तियां हैं, उससे रिलेटेड शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो हम आगे देखेंगे। तो सेकंड है विधायी शक्तियां, जिसमें कि हमें पता है राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग है। कोई भी लॉ पास हो रहा है तो वो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही या उनके अनुमति के बाद ही पास हो रहा है। ठीक है, तो विधायिका के अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति के पास संबोधन की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 88 के थ्रू राष्ट्रपति एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आम चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव है, उनके बाद जो पहला सत्र होगा और जो साल का प्रथम सत्र है, उसे संबोधित करने की पावर भी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, वो एक बैठक बुलाएंगे, उसमें एड्रेस करेंगे, तो अनुच्छेद 87 के थ्रू उन्हें एड्रेस करने की पावर है। ऐसे ही जो संयुक्त अधिवेशन है, जॉइंट सिटिंग है, जो हम आगे देखेंगे किस तरह से जॉइंट सिटिंग को बुलाया जाता है। किसी विधेयक पर अगर लोकसभा राज्यसभा की कीमत सहमत ना हो तो संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सिटिंग की जा सकती है अनुच्छेद 108 के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो मनोनीत करना मतलब वो वोटिंग के थ्रू नहीं आएंगे, वो अलग अलग फील्ड में जो भी अपना जिनका नाम है, जो अच्छे कार्य कर चुका है, वो सब वो मनोनीत किए जाएंगे। जो जैसे कि हमारे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा फील्ड से होने चाहिए। ठीक है, तो अक्सर प्रश्न आता है, जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वो कौन सी फील्ड से है, तो वो है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ऐसे ही अगर कोई विधेयक है, वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही अधिनियम बनता है या फिर बिल विधि बनता है। तो पहले ही जैसे कि हमने देखा कि कोई भी बिल या विधेयक आ रहा है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, उनके साइन करने के बाद ही वो लागू किया जाएगा, अधिनियम भी बनेगा। ठीक है, तो ऐसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के थ्रू राष्ट्रपति के पास है। तो हम देखते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कि जैसे कि कोई लॉ बनाना है, कब, जैसे हमें पता है संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर लोकसभा काम कार्य नहीं कर रही है या फिर वो भंग हो गई है, ठीक है, तो संसद को कोई भी लॉ बनाने के लिए दोनों सदनों से पास करना पड़ता है, कोई भी विधेयक। तो उस वक्त संसद कोई भी लॉ नहीं बना सकती, तो जो लॉ बनाने की पावर है वो राष्ट्रपति के पास हो जाती है। ठीक है, तो जो लॉ राष्ट्रपति के थ्रू उस टाइम पे बनेगा, उसे हम अध्यादेश बोलेंगे, जिसका मिनिमम पीरियड तो हमारा 6 वीक है। ठीक है, 6 वीक है, और जो मैक्सिमम पीरियड है वो 6 मंथ है। अगर 6 वीक के अंदर मतलब कि ये अध्यादेश आगे को चलेगा या नहीं चलेगा, तो उस वक्त ही उसका डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो मैक्सिमम पीरियड है वो अध्यादेश जब तक चलेगा, वो लॉ जब तक चलेगा, वो 6 मंथ है। अगर उसे आगे बढ़ाना है तो वैसे ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के थ्रू इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के थ्रू राष्ट्रपति के पास है। ऐसी वित्त से रिलेटेड शक्तियां हैं, जैसे कि हमें पता है कोई भी धन विधेयक है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही सदन में, संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, उसमें धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, उसे पास कराने से पहले। लेकिन नॉर्मल विधेयक में पहले वो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बनेगा। लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। ऐसे ही केंद्रीय जो बजट आता है, साल का बजट आता है, फरवरी में जो पेश किया जाता है, वो संसद के समक्ष राष्ट्रपति के थ्रू ही
रखा जाता है। तो केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करना राष्ट्रपति की अपने आप में एक वित्तीय शक्ति है। ऐसे ही हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो जो वित्त आयोग का गठन होता है वो भी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति में इंक्लूडेड है। और भारत की जो आकस्मिक निधि है उस पर भी नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। जो भी उस जो निधि है उस आकस्मिक निधि से जो भी काम करने हैं या फिर उन्हें निकालना है या उसमें कुछ ऐड करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। तो ये हमारी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हैं। ऐसे ही न्यायिक शक्तियाँ भी उन्हें प्रदान की गई है, जैसे कि जो मुख्य न्यायाधीश है या उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीश है, उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, जो कि हमने कार्यकारी शक्ति में नियुक्तियों के संबंध में में भी पढ़ा था, वो राष्ट्रपति के थ्रू की जाती है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के थ्रू। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद में इंक्लूडेड है, तो अनुच्छेद 72 में। ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनसे सलाह लेने की शक्ति भी अनुच्छेद 143 में इंक्लूडेड है। इसमें यह है कि राष्ट्रपति को अगर लगे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सीजेआई से सलाह लेनी चाहिए तो वो सलाह लेने की पावर रखते हैं अनुच्छेद 143 के थ्रू। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मुख्य न्यायाधीश ने सलाह दी है उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वो उस सलाह को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। तो न्यायिक शक्तियाँ हो गई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के थ्रू, और जो भी मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 के थ्रू। ऐसे ही उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ हैं। अगर कोई आपातकाल आए या इमरजेंसी आए तो उनके पास पावर है डिफरेंट तरह की। तो आपातकाल हमें पता है 3 तरह के हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में जिसका वर्णन किया गया है, ये तब लगाया जाता है जब कहीं कोई युद्ध हो रहा हो, हमारे देश से किसी और देश का युद्ध है या फिर बाहरी आक्रमण किया गया है या फिर सशस्त्र विद्रोह, उनके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आपातकाल लगाया जाता है। और जो अनुमति लेने के लिए मंत्रिपरिषद मतलब सलाह देगी तब राष्ट्रपति आपातकाल या अपनी स्वविवेक के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 352 में इंक्लूडेड है। ऐसे ही राष्ट्रपति शासन, जैसे कि हमें पता है जो ओवरऑल जो शासन है वो राष्ट्रपति के पास आ जाएगा, जो कि अनुच्छेद 356 और 365 में इंक्लूडेड है, जिसका वर्णन किया गया है। ऐसे ही अगर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है हर राज्य में, अगर राज्यपाल ऐसी कोई रिपोर्ट पेश कर दे या फिर राज्यपाल कोई रिपोर्ट पेश करे कि सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है या फिर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के थ्रू सलाह मिले कि इस राज्य की जो सरकार है वो सही तरह से काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस केस पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 में इंक्लूडेड है। इसमें जैसे कि हमें पता है जो इमरजेंसी होगी वो फाइनेंस से रिलेटेड होगी। अगर भारत के किसी क्षेत्र पर, ठीक है, किसी भी हिस्से पर जो हमारी वित्तीय स्थिरता है या फिर कोई ऋण लिया गया है वो खतरे में पड़ जाए तो जो राज्य सरकार है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही। ठीक है, तो उस वक्त अगर कोई मतलब कि अगर कोई वित्त से रिलेटेड कोई खतरा आ गया है किसी भारत पर या फिर उसके किसी भी क्षेत्र या राज्य पर, तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के थ्रू लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा राष्ट्रपति के पास विभिन्न तरह की इमरजेंसी पावर्स भी हैं जो कि घोषित कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। उनके पास वीटो शक्तियाँ हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जो संसद है उनके 3 अभिन्न अंग हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है,
कोई भी विधेयक है किसी सदन में आया, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, ठीक है, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा से पास होकर अब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। नॉर्मल प्रोसेस में यही है। अब राष्ट्रपति के पास पावर है, नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा से पास हुआ तो 14 दिन का पीरियड दिया जाता है राज्यसभा को कि वो पास करे, नहीं तो वो स्वतः ही पास माना जाएगा या फिर उनके कोई ओपिनियन है वो दे। तो इस तरह से अब दोनों लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधेयक पारित हो गया है। अब वो राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वो विधेयक नियम बनकर आएगा, कानून बनकर आएगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के पास विधेयक आएगा तो वो उनके पास ऑप्शंस है कि वो उस पे साइन कर दे, उसको अनुमति दे दे या अनुमति नहीं दे, या वापस लौटा दे, या फिर उसमें कोई भी रिएक्शन न दे, ठीक है। तो इस तरह से जो अनुमति दे दे ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन वो अगर विधेयक में अनुमति ना दे, उसे वापस लौटाए या फिर उस पर कोई भी रिस्पॉन्स ना करे तो ये राष्ट्रपति की वीटो पावर, ठीक है, वीटो शक्ति है। और राष्ट्रपति के पास कोई भी टाइम लिमिट, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, वो कितने भी समय तक उस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की वीटो पावर है जो स्वविवेक के आधार पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नॉर्मली इंडिया में 3 तरह की वीटो पावर का यूज किया जाता है। पूर्ण वीटो, जिसे आत्यांतिक वीटो या अब्सोल्यूट वीटो भी बोलते हैं। इसमें जो विधेयक जब संसद से पारित होकर जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आते हैं तो वो अनुमति देने से मना कर देता है। अब्सोल्यूट मतलब अब्सोल्यूट नो, ठीक है, अनुमति देने से मना करना। ऐसे ही विधेयक को अनुमति देने से मना कर देना पूर्ण वीटो या फिर आत्यांतिक वीटो है, ठीक है, जो राष्ट्रपति की अपने आप में पावर है, ठीक है। वो दो केसेस में नॉर्मली जो पूर्ण वीटो का प्रयोग किया जाता है, अगर जो विधेयक है वो कोई प्राइवेट विधेयक है या फिर कोई प्राइवेट मंत्री वो विधेयक लाया है, ठीक है। और अगर कोई सरकार गिर जाती है, जैसे लोकसभा से अगर जो कैबिनेट है उनसे अगर उनके मंत्री अगर त्याग पत्र दे दें, ठीक है, तो सरकार गिर गई, क्योंकि जो सरकार चलती है वो लोकसभा से ही चलती है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर लोकसभा में होता है ना, मैक्सिमम जो मेंबर हैं वो लोकसभा के हैं और जो ज्यादा बहुमत से पास होंगे उनकी सरकार बनेगी, ठीक है। तो अगर वो सरकार गिर गई तो उस वक्त तो कोई कानून या विधेयक लाया गया था, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में, और अब सरकार गिर गई है तो राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि उस पे साइन करे, और जो नई सरकार आएगी ये जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं वही विधेयक राष्ट्रपति उसमें अनुमति दे, ठीक है, वो अनुमति अक्सर नहीं देता है। तो इस तरह से अगर सरकार गिर जाती है या फिर कोई भी प्राइवेट विधेयक आता है या प्राइवेट मंत्री के थ्रू विधेयक वो बिल लाया जाता है तो वो इस पे पूर्ण वीटो का अक्सर यूज राष्ट्रपति के द्वारा यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हम 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जब वो राष्ट्रपति थे 1954 में, और 1991 में आर वेंकटरमन द्वारा पूर्ण वीटो का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ऐसे ही निलंबनकारी वीटो 1954 में जो पैक्सो विधेयक आया था, ठीक है, उस पे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में पूर्ण वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है। ऐसे ही निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, जैसे कि हमें पता है कि वो उस वक्त थोड़े टाइम लिमिट के लिए सस्पेंड कर दे, मतलब कि वो पुनर्विचार के लिए उसको वापस सदन में भेज दे, ठीक है। तो पूर्ण वीटो में वो साफ मना, अनुमति देने से मना कर रहे हैं, यही निलंबनकारी वीटो में वो पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भारतीय संसद में वापस लौटाते हैं, ठीक, उन्होंने कुछ चेंजेस करने के लिए बोले या पुनर्विचार के लिए बोले, अगर वो विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास लाया जाता है तो वो उसे अनुमति देने से मना नहीं कर सकते,
ठीक है। इसमें निलंबनकारी वीटो में विधेयक को रद्द करने की कोई भी शक्ति नहीं है। वो एक बार वापस लौटा सकते हैं अगर जो विधेयक है चाहे वो उसमें चेंज हुआ हो या ना हुआ, ठीक है, तब भी वो दोबारा राष्ट्रपति के पास आते हैं तो उस पे वो बाध्यकारी हैं कि वो उसे अनुमति दे। ठीक है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को अपने निलंबित वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब कि वो उसे सस्पेंड जो धन विधेयक है, जैसे कि हमने बोला कि सामान्य विधेयक में वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही धन विधेयक में राष्ट्रपति उसमें निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि धन विधेयक जब भी पेश किया जाएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए वो उसमें निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे देखते हैं पॉकेट वीटो। थर्ड है पॉकेट वीटो, जिसमें कि हमने देख लिया अगर उन्होंने जो विधेयक है उसमें हाँ बोल दिया तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर वो अनुमति देने से मना कर दे रहे हैं तो वो पूर्ण वीटो है या अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो है। अगर वो विचार के लिए पुनर्विचार के लिए वापस लौटा रहे हैं तो वो निलंबनकारी वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है। ऐसे ही थर्ड है पॉकेट वीटो। ठीक है। जिसमें अब हमें पता है कि वो कोई भी कार्यवाही ना करे, वो ना उन्हें वापस लौटाए, ना ही अनुमति देने से मना करे, ना ही वो अनुमति दे उस विधेयक को। ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोई भी लिमिट बाउंडेशन नहीं है, कोई भी उन्हें पर्टिकुलर डेज या फिर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है कि साइन करना ही करना। ठीक है। अगर वो उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करे, कोई भी रिएक्शन ना दे, तो वो पॉकेट वीटो अपने मतलब कि अपने पॉकेट में डाल दे और छोड़ दे। ठीक है। ऐसे ही विधेयक को अनिश्चित काल तक का लंबित रखा जाता है। इसमें कोई भी रिस्पॉन्स ना मिले तो वो अनिश्चित काल तक ही हुआ। ठीक है। ऐसे ही ना तो विधेयक को अस्वीकार करते हैं, न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है पॉकेट वीटो में। वो अपने पॉकेट में डाल देंगे तो वो उनकी पावर है। ठीक है। संविधान राष्ट्रपति को कोई समय सीमा नहीं देता है जिसके भीतर उसे विधेयक पर कार्य करना हो या फिर उसकी अनुमति से संबंधित कोई निर्णय लेना हो। ऐसे ही 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। वो जो पोस्ट ऑफिस विधेयक था उस पर 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो अभी जो हमने देखा वो राष्ट्रपति की पावर्स और राष्ट्रपति की शक्तियां थी, किस तरह से राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किया करते हैं, क्या क्या उनकी शक्तियां हैं। ठीक है। तो अभी राष्ट्रपति का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। जैसे कि हमने देखा था राष्ट्रपति इंक्लूडेड हैं भाग 4 में, अनुच्छेद 52 से 62 तक का इसमें इनका वर्णन किया गया है और उन्हें अलग अलग शक्तियां दी गई हैं जो हमने इस आज के वीडियो लेक्चर में देखा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे उपराष्ट्रपति पे, उसके बाद प्रधानमंत्री एंड मंत्रिपरिषद जो भी एग्जीक्यूटिव है उसको पहले देखेंगे, फिर विधायिका जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधान परिषद इंक्लूडेड है, वो सब देखेंगे। तो अभी आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, नोट्स अच्छा है, तो सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।